काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पिछले 2-3 दिन से स्टार्ट हो गए हैं और रिसेंटली भारत और अमेरिका का भी मैच हुआ था जिसमें भारत ने अमेरिका को हरा दिया था। T20 वर्ल्ड कप की जर्नी स्टार्ट होने से एक दिन के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए की क्रिकेट टीम को बधाई दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अभी सुना है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। मैं यूएसए की टीम को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। हमारी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, पूरा अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है और चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो। न्यूज आ रही है कि अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्गियो गौर भी ये इंडिया वर्सेस अमेरिका का मैच देखने गए थे। अमेरिका का अगला मैच कल यानी कि 10 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड्स की विदेश यात्रा कैंसिल करनी पड़ गई है क्योंकि भारत सरकार ने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी है। न्यूज आ रही है कि इस बार तो भारत सरकार ने भगवंत मान की रिक्वेस्ट का रिप्लाई तक नहीं दिया है और ये तीसरी बार है जब भारत सरकार ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को विदेशी यात्रा करने से उसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी है। इससे पिछली बार भगवंत मान ने ब्रिटेन और इजराइल जाने की परमिशन मांगी थी और भारत सरकार ने वो भी रिजेक्ट कर दी थी। उसके पहले पेरिस ओलंपिक्स के समय फ्रांस जाने की परमिशन भी भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दी थी। रीजन तो खैर पता नहीं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। भगवंत मान दूसरे देशों में जाकर वहां पर अपनी स्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, यानी कि वहां पर जाकर बिजनेस मीटिंग्स करना चाहते हैं। वैसे अगर यही कारण है तो आई होप कि भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन विजिट्स के ऊपर सवाल खड़े ना करते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी विदेशी यात्राओं में वैकेशन के ऊपर नहीं जाते हैं और भगवंत मान ने तो अपनी स्टेटमेंट में ग्लोबल साउथ के देशों का भी एक तरह से मजाक उड़ाया था, जिससे भारत के रिश्ते खराब होने का डर था। आई होप कि अब भगवंत मान दोबारा प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के ऊपर सवाल खड़े नहीं करेंगे। भारत में किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को फॉरेन विजिट के ऊपर जाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर चाहे ऑफिशियल विजिट हो या फिर किसी भी चीफ मिनिस्टर की प्राइवेट विजिट, क्योंकि ये सब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर जाते हैं। वैसे आप इस केस में किसको सपोर्ट करते हैं, मोदी सरकार को या फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। एक दिन पहले ये न्यूज आई थी कि भारत की कोस्ट गार्ड ने अरेबियन सी में 3 ऑयल टैंकर शिप्स को सीज कर लिया है और इनके ऊपर आरोप है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरनेशनल ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्टेड रीजन से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके ये मिड सी ट्रांसफर करते थे, यानी एक शिप से दूसरे शिप में ऑयल ट्रांसफर करके ओरिजिन छुपाते थे और ड्यूटीज को इवेट करते थे। ये तीनों ऑयल टैंकर शिप्स इंडियन कोस्ट गार्ड ने टो करके मुंबई में ला ली हैं और अब 24 घंटों के बाद न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो ऑयल टैंकर शिप्स हैं ये ईरान के साथ लिंक्ड है। भारत की सरकार, हमारे विदेश मंत्रालय या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने तो खैर अभी तक अपनी स्टेटमेंट में ईरान का नाम नहीं लिया है, लेकिन जैसे ये न्यूज आई कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 ऑयल टैंकर शिप्स को सीज करके मुंबई ला लिया है एंड इनके ऊपर लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, उसके तुरंत बाद इंडिपेंडेंट एजेंसीज और शिप ट्रैकिंग कंपनीज ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि ये तीनों ऑयल टैंकर शिप्स कौन सी कंट्रीज के हैं, इनके क्या नाम है और ये कौन से देश को क्रूड ऑयल पहुंचाने जा रहे थे। रिसर्च करने के बाद इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि इन तीनों ऑयल टैंकर शिप्स का नाम है अल जाफसिया, एसफॉल्ट स्टार और स्टेलर रूबी और ये मुंबई की कोस्ट से 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी के ऊपर थे जिस समय इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन तीनों को इंटरसेप्ट करके सीज कर लिया है। न्यूज आ रही है कि पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएस गवर्नमेंट ने इन तीनों ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए थे क्योंकि ये ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। जिस समय इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको सीज किया था उस समय इन ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर कौन से देश का क्रूड ऑयल था, कौन से देश को ये क्रूड ऑयल ले जाया जा रहा था, यानी कि सॉइल की शिपमेंट की डेस्टिनेशन क्या थी, ये दोनों चीजें अभी तक भारत ने कंफर्म नहीं की है। भारत में कई सारे लोग और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस सीजर को ईरान से बदला लेने के रूप में भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है कि क्योंकि ईरान ने यूएई फ्लैग्ड शिप को इलीगल स्मगलिंग के लिए सीज किया था जिसके ऊपर 16 इंडियन क्रू मेंबर्स थे, उनको 2 महीने से ईरान ने अरेस्ट करके रखा है, इसलिए भारत ने भी ईरान से बदला लेने के लिए इन 3 ऑयल टैंकर शिप्स को सीज किया है जिनका लिंक ईरान के साथ है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके लिए हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन तीनों शिप्स को मुंबई लाकर इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब है कि इस पूरी डेवलपमेंट से संबंधित एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में प्रॉपर जानकारी जरूर दी जाएगी। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने यह भी नहीं बताया कि इन तीनों ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर जितने भी क्रू मेंबर्स हैं ये कौन कौन सी कंट्री के हैं और टोटल ये कितने क्रू मेंबर्स थे। अभी इनके बारे में भी डिटेल्स आना बाकी है। हम इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के केस में बांग्लादेश ने अब यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र को भी इन्वॉल्व कर दिया है। अब इस केस में भारत को बदनाम करने के फ्रेश अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। उस्मान हादी के ऊपर हमला हुआ था 12 दिसंबर को और 18 दिसंबर को हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई थी। अब इस इंसिडेंट को लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन इस केस में बांग्लादेश पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक छोटी सी भी सक्सेस हाथ नहीं लगी है। इसलिए बांग्लादेश की इंटीरिम गवर्नमेंट ने फैसला किया है जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स से रिक्वेस्ट की गई है कि उस्मान हादी की हत्या की इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद की जाए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर यूनाइटेड नेशन से टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस मांगी है। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के एक्सपर्ट्स बांग्लादेश आएंगे। बांग्लादेश की एजेंसी से केस की फाइल्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, विटनेस डिटेल्स और एविडेंस कलेक्शन का प्रोसेस रिव्यू करेंगे और सारी इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इन्वेस्टिगेशन में भारत का भी एक एंगल है और हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें भारत को ही घसीटें। क्योंकि आपको याद होगा उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश पुलिस ने कहा था कि उस्मान हादी नाम के स्टूडेंट लीडर की असैसिनेशन हमले में जो 2 प्राइम सस्पेक्ट थे वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सीमा में एंटर हो गए हैं। बकायदा ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आरोप लगाया था कि दोनों सस्पेक्ट्स हल्द्वाघाट बॉर्डर से होते हुए मेघालय स्टेट की माइमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए हैं और बांग्लादेश की पुलिस ने इनके नाम फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख बताए थे। और उस समय बांग्लादेश पुलिस ने यह भी बताया था कि भारत की सीमा में एंटर होने के बाद इन दोनों सस्पेक्ट्स को रिसीव करने पूर्ति नाम का एक व्यक्ति आया था और ये सामी नाम के व्यक्ति के साथ मेघालय की तूरा सिटी चले गए थे। और ये जो पूर्ति और सामी नाम के व्यक्ति हैं ये इंडियन अथॉरिटीज द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं। हालांकि भारत की सरकार, मेघालय पुलिस एंड इवन BSF ने भी बांग्लादेश की पुलिस के इन सब आरोपों को सीधा से रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि इस पूरे केस में भारत की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई भी सस्पेक्ट भारत की सीमा के अंदर नहीं आया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये पहले भी मुस्लिम माइनॉरिटीज के मसले के ऊपर भारत और मोदी सरकार को टारगेट कर चुके हैं। बांग्लादेश में इनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ये केस और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस्मान हादी की हत्या के कारण पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को भी काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के ऑफिशियल रेजिडेंस का भी घेराव कर दिया था और कहा था कि उस्मान हादी की हत्या के पुख्ता सबूत पेश किए जाएं और दोषियों को ढूंढकर जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए। हो सकता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशंस को इनवाइट करके एक पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश की हो और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो हर संभव कोशिश कर रहा हूँ उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ने की। लेकिन ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की टीम बांग्लादेश आकर क्या बोलती है और क्या स्टेटमेंट जारी करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को कनाडा ने इनवाइट किया था और अजीत डोवाल सर ने नेथैली डूरिन के साथ मीटिंग की थी। इस विजिट का आउटकम अब सामने निकल कर आ गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और कनाडा ने एक दूसरी कंट्री में सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट लाइसेंस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करने का फैसला किया है। वैसे जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट लाइसेंस ऑफिसर्स बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं। ये ऑफिसर्स एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में रहकर ही सामने वाली कंट्री की पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच फास्ट और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन करवाते हैं। अगर ड्रग स्मगलिंग, साइबर क्राइम, इमिग्रेशन फ्रॉड या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित कोई भी इंटेलिजेंस या खुफिया जानकारी मिलती है तो ये ऑफिसर्स बिना ज्यादा डिप्लोमेटिक डिले के दूसरी कंट्री को अपडेट कर देते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में जरूरी डिटेल्स उनके साथ शेयर करने में हेल्प करते हैं। आसान भाषा में बोलें तो इनका काम दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन को इजी और क्विक बनाना होता है ताकि दोनों कंट्रीज मिलकर प्रॉब्लम्स को जल्दी से हैंडल कर सकें। कनाडा से कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें भारत से क्रिमिनल्स कनाडा जाकर पहले वहां पर असाइलम या फिर PR ले लेते हैं, लेकिन बाद में वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग एक्टिविटीज या फिर इलीगल नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, जिससे कनाडा की इंटरनल सिक्योरिटी और इंडिया कनाडा रिलेशंस दोनों के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए कनाडा ने लाइसेंस ऑफिसर्स वाला कदम उठाया है ताकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स दोनों देशों के साथ रियल टाइम में शेयर हो सके, इन सारे सस्पेक्ट्स को जल्दी से आइडेंटिफाई किया जा सके और इमिग्रेशन लूपहोल्स का मिसयूज ना हो, और जो भी क्रिमिनल्स भारत से कनाडा जा रहे हैं उनको समय के ऊपर आइडेंटिफाई करके वापस से भारत डिपोर्ट किया जा सके। वैसे भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद कनाडा की नई गवर्नमेंट भारत के साथ टाइज इंप्रूव करने के लिए हर संभव मदद कर रही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं।
कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।